प्रियॉन पार्टिकल्स, ये क्या होते हैं? प्रियॉन पार्टिकल्स जो होते हैं इनको हम लोग जो है इन्फेक्शस प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये ऐसे माइक्रोब्स हैं जिसमें कि केवल और केवल प्रोटीन प्रेजेंट है, उसमें कोई जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं है ना। वायरस में आपने देखा होगा कि वायरस में दो चीजें प्रेजेंट हैं, एक तो प्रोटीन कोड जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा होता है जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए या फिर आरएनए। लेकिन ये जो प्रियॉन्स हैं इसमें जेनेटिक मटेरियल ही एब्सेंट है। जेनेटिक मटेरियल यानी कि ना डीएनए होगा ना आरएनए होगा, केवल इसमें प्रोटीन पार्टिकल्स, और वही इन्फेक्शन फैलाते हैं। बड़े हैरानी की बात है। इसलिए प्रियॉन्स को हम लोग जो है इन्फेक्शस प्रोटीन पार्टिकल्स कहते हैं, इसमें केवल और केवल प्रोटीन होता है। इसकी जो डिस्कवरी है करंटली रिसेंट डिस्कवरी है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। स्टैनले प्रूसिनर ने 1982 में प्रियॉन पार्टिकल्स की खोज की और उन्होंने ही टर्म प्रियॉन दिया था, ठीक है ना। इन्होंने ही टर्म प्रियॉन भी प्रूसिनर ने ही दिया था। और सबसे पहले भेड़ में एक डिजीज होती थी, स्क्रैपी डिजीज, किसमें होती? भेड़ों में। उन्हीं भेड़ों में जो है ये पता चला कि ये बीमारी हो रही है, और उस बीमारी का जो काजिंग एजेंट है वो प्रियॉन है। वास्तव में होता क्या था, जो स्क्रैपी डिजीज थी, स्क्रैपी डिजीज में भेड़ें पागल हो जाती थी, पागल होकर के एबनॉर्मल बिहेवियर करना शुरू करती थी। तो जो भेड़ लगता था कि अरे ये पागल टाइप की हो गई है, बेवजह अजीब सी हरकत करती, तो सबसे पहले उसको काटा जाता था, ठीक है। फिर बाद में देखा गया कि प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो फिर रिसर्च किया गया कि आखिर ये भेड़ों में इस तरह से एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों हो रहा है। तो उनके जब ब्रेन की सर्जरी की गई तो उसमें देखा गया कि इनके ब्रेन में जो है क्लॉटिंग बनी हुई है, अजीब टाइप की क्लॉटिंग बनी है, ठीक। फिर धीरे धीरे देखा गया कि ये जो पागलपन वाली बीमारी है वो और दूसरे एनिमल्स में भी जो है फैलने लगी धीरे धीरे। इंग्लैंड में एक फेमस डिजीज हुई 80s के दशक में, जो है मैड काउ डिजीज, जिसमें कि गाय पागल हो जाती थी। इसमें देखा गया कि उनका जो ब्रेन था गायों का वो स्पॉन्जी फॉर्म हो जाता था, मतलब उनके ब्रेन में एनसेफेलोपैथी, एनसेफेलोपैथी का मतलब तो सूजन आ जाता था, और जो ब्रेन होता था स्पंज की तरह जो है खोखला हो जाता था, स्पंजी हो जाता है, स्ट्रक्चर सॉलिड ना होकर के उनका ब्रेन स्पंजी हो जाता था। इसलिए इस डिजीज को स्पंजी फॉर्म एनसेफेलोपैथी कहा गया। फिर बाद में देखा गया कि कुछ ह्यूमन बींग्स में भी जो है डिजीज इस तरीके के पाए जाते हैं, और इस डिजीज को कुरू डिजीज कहते हैं, जो ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। कुरू डिजीज या उसी को क्रुड्सफील्ड जैकब डिजीज कहते हैं, CJD डिजीज, CJD डिजीज, क्रुड्सफील्ड जैकब डिजीज। इसी तरह एक और बीमारी होती है फैटल फेमिलियल इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब नींद ना आने की बीमारी है, मतलब नींद इतनी नहीं आएगी आप सो ही नहीं पाएंगे, और बाद में नींद पूरी ना होने की वजह से डेथ भी हो जाती है। तो ये दो डिजीजेस ह्यूमन बींग्स में जो है कॉमन। इसके अलावा भी और भी कई डिजीजेस होती हैं, लेकिन आप वो डिजीज याद रखिए जो कॉमन है और जो आसानी से याद हो जाए। फिर ये देखा गया कि ये जो डिजीजेस ह्यूमन बींग्स में हो रही हैं, जैसे फैटल फेमिलियल इंसोम्निया या क्रुड्सफील्ड जैकब डिजीज या कुरू डिजीज जिसको बोलते हैं, दैट रन इनटू द फैमिली, यानी एक परिवार में अगर किसी को है तो फिर उसके जनरेशन में ये डिजीज जो है बार बार पाई जाने लगी। और ऐसा माना जाता था कि ये जो है डिजीज जेनेटिक डिजीज है, यानी आनुवांशिक बीमारी है, बारी बारी से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ये होती चलती है। लेकिन बाद में ये पता चला कि ऐसा नहीं है। जब ब्रिटेन में मैड काउ डिजीज फैला तो वहां पर उसके ऊपर काफी वर्क किया गया, और ये पाया गया कि वहां पर गायों को भेड़ का मांस खिलाया जाता है। काउस को वहां पर भेड़ का मांस, उनको जो फीड किया जाता है उसमें जो भेड़ थी उनका मांस और उनका जो ब्लड होता है उस ब्लड को ड्राई करके उनके फूड में, गायों के चारे में मिला दिया जाता था, जिससे कि गायों के फूड में प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाए। तो ब्लड क्या होता है, वो प्रोटीन कंटेंट होता है। प्रोटीन कंटेंट जो है गायों का बढ़ जाए, जिससे वो ज्यादा दूध दे और गायों के शरीर में ज्यादा गोश्त पैदा हो। आप सभी को पता है कि फॉरेन में जो है बीफ खाना जो है बड़ा कॉमन है। गायों को इसीलिए पाला जाता है कि वहां पर उनको जब बड़े हो जाए, उनमें खूब मांस पैदा हो जाए, तो उसको कट करके उसको बीफ बना के खाने की प्रचलन है
इंग्लैंड में बीफ ईटिंग कॉमन प्रैक्टिस है। तो उन्हीं गायों को, जो भेड़ें थी, जो स्क्रैपी से इन्फेक्टेड भेड़ें थी, उसका मीट दिया गया। उस मीट को जो है गायों को खिलाया गया। अब उस मीट को खाने से गायों में मैड काउ डिजीज हुई। अब उसी गाय को काट करके जब वो बीफ निकला, और वो बीफ प्रॉपरली कुक्ड नहीं था, ठीक से उसको नहीं पकाया गया था। कई बार होता है कुछ फॉरेन में जो है, जैसे इंडिया में हम लोग काफी फ्राई करके, स्टीम करके, रोस्ट करके खाने का प्रचलन है। फॉरेन में जो है जनरली हाफ कुक्ड फूड खाने का ज्यादा प्रचलन है। तो जो हाफ कुक्ड, अनकुक्ड की जगह हम बेटर कह लें हाफ कुक्ड बीफ जो है जिन लोगों ने खाया, उनमें CJD डिजीज पाया गया। तो ये एक चेन पाया गया कि कहाँ से शुरू हुआ, स्क्रैपी डिजीज से इन्फेक्टेड शीप, शीप से काऊ, और काऊ से जो है ह्यूमन बींग्स में ये डिजीज ट्रांसमिट हुआ। फिर ये देखा गया कि जो कंटामिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिनको ठीक से स्टरलाइज नहीं किया गया था, उससे भी जो है ये बीमारी फैलती है। इसके अलावा जिन लोगों में न्यूरोलॉजिकल ट्रांसप्लांट किया गया था, उनमें भी ये बीमारी फैलती है। कौन सी बीमारी? स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी बीमारी कौन सी है? स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। यही बीमारी ह्यूमन में होती है, यही काऊ में हो रही थी, यही भेड़ों में हो रही थी। एन्सेफेलोपैथी मतलब इसमें ब्रेन जो होता है वही अफेक्टेड होता है, ब्रेन में स्वेलिंग आती है, और जो ब्रेन टिश्यू है वो स्पॉन्जीफॉर्म हो जाते हैं, स्पॉन्ज की तरह होते हैं। स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी जब ह्यूमन बींग्स में होती है तो इसको क्रुड्सफील्ड जैकब डिजीज कहते हैं, गायों में होती है तो मैड काउ डिजीज कहते हैं, और जो भेड़ों में होती है उसको स्क्रैपी डिजीज कहते हैं। फिर देखा गया कि ये आखिर होता क्या है। जब मॉलिक्यूलर लेवल पर इसकी स्टडी की गई तो ये देखा गया कि ब्रेन में एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है PRPC, ठीक है ना, PRPC, C स्टैंड फॉर सेलुलर प्रोटीन। तो ये जो PRPC प्रोटीन है ये कन्वर्ट हो जाता है PRPSC प्रोटीन, यानी स्क्रैपी प्रोटीन, ठीक। और ये जो PRPSC प्रोटीन्स थे ये ब्रेन में प्लाक के रूप में जो है एक्यूमुलेटेड हो जाते थे। यानी कि नॉर्मल प्रोटीन जो ब्रेन की होती थी PRPC प्रोटीन, वो कन्वर्ट हो जाती थी PRPSC प्रोटीन। अब ये कैसे कन्वर्ट हो जाती थी, बड़ा यूनिक फीचर है, ठीक है ना। तो इसमें आप इस डायग्राम में देखें, डायग्राम नंबर 1 में सबसे पहले क्या होता है कि जो नॉर्मल PRPC प्रोटीन है ये सेल के अंदर बनती है, ठीक। और ये PRPC प्रोटीन सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आके लग जाती है, ठीक। जब कभी PRPSC प्रोटीन उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाती है, चाहे वो अनस्टरलाइज्ड मटेरियल हो या फूड के जरिए हो या किसी और तरीके से, जब PRPSC प्रोटीन किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर करती है तो ये प्रोटीन क्या करती है कि सेल के बाहर जो PRPC प्रोटीन है, ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये PRPC प्रोटीन है, और ये जो रेड कलर का दिख रहा है PRPSC प्रोटीन है। ये PRPSC प्रोटीन PRPC प्रोटीन से बाइंड करता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे है। आप ये 3rd नंबर स्टेज देखिए, 3rd नंबर पॉइंट, जिसमें ये जो PRPSC प्रोटीन है उसने किसको बाइंड कर लिया है? PRPC प्रोटीन को। और C प्रोटीन को बाइंड करने के बाद ये उस प्रोटीन का शेप चेंज कर देता है। देखिए ये क्या किया इसने, जैसे ही इससे बाइंड हुआ, इसने इस प्रोटीन को भी, यानी PRPC प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? PRPC प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया PRPSC में। ये देखिए यहां पर है ना, ये ओरिजिनल PRPSC है, और ये कौन सा है? दिस इज द कन्वर्टेड PRPSC। ये कौन सा है? कन्वर्टेड PRPSC प्रोटीन। इसको किसने कन्वर्ट किया? इसने कन्वर्ट किया, ठीक है। अब क्या होता है कि इस तरीके से PRPSC प्रोटीन्स की संख्या बढ़ने लगती है। अब ये PRPSC इससे बाइंड करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा, ये इसको बाइंड करेगा, ये इसको कन्वर्ट करेगा। आप देख रहे हैं इमेज नंबर 5 में जो PRPSC प्रोटीन है इसकी एफिनिटी होती है PRPC प्रोटीन से, और PRPSC PRPC के कॉम्बिनेशन से केवल और केवल PRPSC प्रोटीन्स बनने लगते हैं। कुछ समय पश्चात क्या होता है कि ये जो PRPSC प्रोटीन्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फैगोसाइटोसिस के द्वारा सेल के अंदर भी पहुंच जाते हैं। ये देखिए, ये एंडोसोम बनाते हैं,
यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक वेजाइकल बनाती है सरफेस पे, और उस वेजाइकल के अंदर इन पीआरपीएससी प्रोटीन को भर लेती है। अब जब ये अंदर चली जाती हैं पीआरपीएससी प्रोटीन्स, तो सेल को लगता है कि कोई बाहरी पदार्थ हमारे, कोई बाहरी सब्सटेंस या कोई पैथोजन ये हमारे बॉडी के अंदर उसने अटैक कर दिया है। अब क्या करती है कि सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स हैं, ये लाइसोसोम्स इससे बाइंड होने लगते हैं इस एंडोसोम से, और यहाँ पर अपना जो एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये उड़ेलना शुरू करती हैं, जिससे कि जो है ये नष्ट हो जाए। जब ये देखते हैं कि ये पीआरपीएससी को नष्ट नहीं कर रही हैं, तो आप सभी को पता है लाइसोसोम्स आर द सुसाइडल बैग, तब सेल को लगता है कि अरे हमें तो कोई गंभीर खतरा हो गया है, बाकी सेल्स में ये इन्फेक्शन न फैले, इसलिए ये सेल क्या करती है, अपने आप को मार देती है, सुसाइड कर लेती है। और इस तरीके से जो ब्रेन टिश्यू है वो धीरे धीरे मरना शुरू हो जाते हैं। और ये जो पीआरपीएससी है फिर ये दूसरी सेल पे अटैक करेगा, ये अलग आसपास की सेल्स पे अटैक करने लगते हैं और धीरे धीरे इन्फेक्शन फैलाते हैं, और जो है जो पीआरपीसी प्रोटीन है उनको पीआरपीएससी प्रोटीन में कन्वर्ट करने लगते हैं, और फिर जो है वो सेल अपने आप को नष्ट कर लेती है। तो इस तरीके से देखा गया कि ये जो प्रियॉन पार्टिकल्स हैं ये बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल अपने मिलते जुलते प्रोटीन को अपनी तरह कन्वर्ट, उससे बाइंड करते हैं, और बाइंड करने के बाद उसको अपनी तरह कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना। आप लोगों ने मूवीज देखी होगी, कोई हॉलीवुड मूवी देखते होंगे, उसमें जॉम्बीज होते हैं। जॉम्बीज मतलब जो भूत टाइप के होते हैं ना, मर जाते हैं, वो एक जॉम्बी दूसरे जॉम्बी को जब काट लेता है तो वो भी जॉम्बी बन जाता है। तो उसी तरीके ये जो प्रियॉन पार्टिकल्स हैं ये जॉम्बीज की तरह बिहेव करते हैं, और बेसिकली ये ब्रेन के प्रोटीन को जो है बाइंड करके उसको अपनी तरह कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रियॉन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये हुआ आपका जो है प्रियॉन पार्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन। इट इज येट नॉट क्लियर, अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि जो नॉर्मल प्रोटीन है कैसे स्केपी प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, बट इट इज सपोज दैट ये जो पीआरपीएससी प्रोटीन है, जो इन्फेक्टेड प्रोटीन है, ये टेम्पलेट की तरह काम करता है और नॉर्मल प्रोटीन को स्क्रैपी प्रोटीन में जो है कन्वर्ट कर देता है। तो इन्हीं को हम लोग जो है प्रियॉन पार्टिकल्स या प्रियॉन्स बोलते हैं। ठीक, तो इसमें अभी हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है जो आपको जानने लायक है। ठीक।